वेलकम बैक प्रतियोगी मित्रों, गुड मॉर्निंग। आरबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपको एक बार पुनः स्वागत है। मैं अखिल सर, आइए फिर से उसी को कंटिन्यू करते हैं जहाँ पर हम लोग थे। देखिए, हमने आपको बताया था भैया इसके पहले वाली क्लास में इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में। इकोलॉजी इकोसिस्टम की बात की जाए तो जो आखिरी टॉपिक था इसके, अर्थात इसके पहले का जो टॉपिक था जो हमने आपसे चर्चा की थी, वो टॉपिक कौन सा था? देखिए, हमने चर्चा की शुरुआत की थी भैया आपसे। जो पिछला वीडियो अगर हमारा आप देखेंगे तो टॉपिक कौन सा मिलेगा आपको? पारिस्थितिकी पिरामिड। कौन सा मिलेगा भैया? पारिस्थितिकी पिरामिड। क्या मिलेगा? पारिस्थितिकी पिरामिड, है ना। अब देखिए, जो इकोलॉजिकल पिरामिड होता है, जो पारिस्थितिकी पिरामिड होता है, देखिए इसके बारे में हमने बताया था भैया। इसके बारे में हमने आपसे कहा था कि जो पारिस्थितिकी पिरामिड होता है, इसको कब 1927 में 1927 में किसने बताया था? सबसे पहले इसकी कल्पना किसने की थी? उनका नाम था भैया चार्ल्स एल्टन। क्या नाम था भैया? चार्ल्स एल्टन नाम था उनका। चार्ल्स एल्टन साहब ने सबसे पहले इसकी कल्पना की थी, इसीलिए इसको एल्टन पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भैया? एल्टन पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हुआ? चलिए, अब देखिए, हमने कहा था भैया कि पिरामिड कहेंगे किसे हम? पिरामिड हम किसे बोलेंगे? तो जो लोग नोट्स बना रहे हैं भैया, वो नोट्स में नोट आउट करते चलेंगे कि पिरामिड हम किसे बोलेंगे, परिभाषित कैसे करेंगे इसको, पिरामिड को। तो पिरामिड की बात की जाए तो कैसे परिभाषित करेंगे? देखिएगा भैया, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं। हमने कहा किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों, उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक को जब हम संख्या, जीवभार तथा ऊर्जा के आधार पर परिभाषित करने के लिए हम एक साथ उनको रखने की कोशिश करते हैं, तब क्या बन जाता है? एक पिरामिड का निर्माण होता है। दिमाग में सिर्फ इतना सेट करना भैया आपको कि जब हमने कहा किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में, किसे बोलेंगे? हमने कहा किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में कौन कौन से भी, हमने कहा उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक को हम जब किसके आधार पर, जब हम संख्या, किसके आधार पर भैया? संख्या, जीवभार और ऊर्जा के आधार पर जब हम इसको परिभाषित करते हैं, एक साथ रखते हैं, परस्पर संबंध बताने की कोशिश करते हैं, तब क्या प्राप्त होता है? तो एक पिरामिड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा भैया? एक पिरामिड प्राप्त होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए, तो नोट करिएगा, वॉइस को सुनते चलिएगा और साथ में जो लोग नोट्स बना रहे हैं भैया वो लिखते भी चलेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इरेज कर। देखिए, हमने भैया बताया था कि जो इन्वायरमेंट है वो सबके लिए ज़रूरी है। वो पर्टिकुलर्स अगर ये सोचें भैया सिर्फ सीटेट वाले पढ़ेंगे, सिर्फ टेट वाले पढ़ेंगे, सिर्फ सुपर टेट वाले पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं। हमने कहा भैया इन्वायरमेंट सबके लिए ज़रूरी है। वो चाहे हमने कहा किसी भी प्रिपरेशन के लिए लगे होंगे, सबके लिए ज़रूरी क्या है? इन्वायरमेंट। तो इसको भी अच्छे से पढ़ते चलिए साथ साथ में। और हमने कई बार आपसे बताया कि कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप देखिए भैया, हमने कहा कि कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट करते समय जॉब करते रहते हैं भैया, उसमें बता दिया करिए, है ना। तो बताएंगे तो हम चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, इसलिए भैया इस वीडियो का लाइव चैट हम इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि इसको भैया जो हमारे टेक्नीशियन है वही देख पाते हैं इसको, है ना। तो इसलिए हम जवाब तुरंत दे नहीं पाते यहाँ से इसलिए नाम नहीं पढ़ पाते हम, ठीक है। अभी जो लाइव चैट आप कर रहे होंगे भैया वो वही देख पा रहे होंगे, तो हम उनके पास नहीं जा सकते, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ पढ़ाने में लगे हुए हैं। लेकिन बाद में हम बैठ कर उसको देखते हैं, तो आप लोग बिल्कुल उसको बताइए जैसा होगा। जो नहीं समझ में आता तुरंत कमेंट करिए, हम इस पर सुधार करेंगे। चलिए इरेज करते हैं भैया इसको। चलिए अगली बात कीजिए भैया यहाँ से, ठीक।
अब देखिए हमने कहा भैया कि पिरामिड को कितने आधार पर बांटा गया। देखिए 3 आधार इसके बताए गए। कौन कौन से बताए गए भैया? संख्या, जीवभार तथा ऊर्जा। कौन कौन से आधार बताए गए भैया? संख्या, जीवभार तथा ऊर्जा, है ना। संख्या, जीवभार तथा ऊर्जा। अब इनकी बात की जाए भैया, इसे कैसे हम डिफाइन करेंगे? अब देखिए भैया, हमने कहा कि आधार कितने हैं इनको डिवाइड करने के। पिरामिड के आधार कितने बताए गए? 3 आधार बताए गए। चलिए पहला समझते हैं। पहला कौन सा भैया? संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर पारिस्थितिकी पिरामिड। संख्या के आधार पर पारिस्थितिकी पिरामिड। चलिए इसको क्लियर करते हैं। कैसे इसको डिफाइन करेंगे, कैसे इसको हम जानेंगे, और कहाँ कहाँ पर कौन सा तंत्र उल्टा होगा, कौन सा सीधा होगा। ठीक है, तो संख्या की बात की जाए भैया, तो संख्या के आधार पर देखिए कैसे डिवाइड कर, कैसे इसे डिफाइन करेंगे भैया। तो हमने कहा उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक ना। जहाँ पर उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक के संख्या का बोध हो उसे क्या बोलेंगे? संख्या के पिरामिड बोलेंगे। फिर सुनिएगा, हमने कहा जहाँ पर उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक के संख्या का बोध हो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे भैया संख्या का पिरामिड। अब जो संख्या का पिरामिड होता है, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, पूछेगा भैया इनमें से संख्या का पिरामिड बनता है उल्टा सीधा, उल्टा सीधा दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए कैसे बनता भैया, जो संख्या का पिरामिड है वो दोनों तरह से बनता है, दोनों प्रकार से बनता है, दोनों प्रकार से बनता है। कैसे बनेगा भैया? सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है। सीधा और उल्टा दोनों प्रकार से बनता है, अर्थात अपवर्ड और इनवर्ड दोनों तरीके से बनता है। कैसे बनेगा भैया? हमने कहा अपवर्ड भी बनेगा, अपवर्ड भी बनेगा और इनवर्ड भी बनेगा। क्लियर हुआ? अपवर्ड और इनवर्ड दोनों तरीके से बनता क्या? संख्या का पिरामिड। चलिए अब देखिए, अगर हमसे पूछा जाए भैया कौन कौन सा, किस किस स्थल का, जलीय का कैसे बनेगा, है ना, स्थल का कैसे बनेगा, तो यहाँ पर ये पॉइंट भी हम नोट करेंगे भैया। अब देखिए, जो स्थलीय, संख्या के आधार पर स्थलीय एवं जलीय, स्थलीय एवं जलीय दोनों का पिरामिड कैसा बनेगा? सीधा। दोनों का पिरामिड कैसे बनेगा भैया? सीधा बनेगा, है ना। आइए देखते हैं कैसे सीधा बनता है। आइए इधर देखते हैं भैया कैसे सीधा बनेगा। अब देखिए, जैसे हमने कहा भैया कि स्थलीय और जलीय ना, तो स्थलीय हम लेते हैं। चलिए हमने ले लिया भैया वन क्षेत्र। क्या ले लिया? वन क्षेत्र ले लिया। अब वन क्षेत्र अगर हम लेते हैं भैया, यहाँ से क्या लेते हैं भैया? वन। चलिए अगर हमने ले लिया वन क्षेत्र, हम देखते चलिएगा वन क्षेत्र के बारे में। ये क्या हो गया भैया? नीचे उत्पादक, उत्पादक हमने कहा वन लिया ना भैया हमने, वन के आधार पर देखा जाए तो वन में आप देखेंगे जो उत्पादक होंगे, अर्थात जो पेड़ पौधे होंगे, बड़े पेड़ पौधे, छोटे पेड़ पौधे, उनकी संख्या कहीं ज़्यादा होगी। ये होगा ना भैया, वन क्षेत्र में अगर देखा जाए उनकी संख्या कहीं ज़्यादा होगी। अब उपभोक्ता की बात की जाए, इनको खाने वाले छोटे छोटे जीव होंगे जो सीधे किस पर आश्रित होंगे भी, इन पर। और इनको कितने भागों में डिवाइड किया गया? मुख्यतः 3 भागों में। कौन कौन सा भैया? प्राथमिक, द्वितीयक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब हमने कहा भी इनकी संख्या, उपभोक्ता जो होंगे इनकी संख्या कितनी होगी भाई? उत्पादक से कम होगी, हित होगा। अब उसमें से कुछ प्राथमिक होंगे, कुछ द्वितीयक होंगे, कुछ तृतीयक होंगे। क्लियर हुआ? अब जो सर्वोच्च टाइप का, अर्थात जो भैया उच्च मांसाहारी, सर्वाहारी, है ना, वो किस में आएंगे? वो तो तृतीयक में आएंगे। उच्च मांसाहारी और सर्वाहारी किस में आएंगे? तृतीयक उपभोक्ता में आएंगे। जो सबसे लास्ट में आएंगे भैया, जो इनके मरने के बाद, इनके समाप्त होने के बाद, इनकी मृत्यु के बाद उन्हें फिर से अपघटित कर देते हैं और एनर्जी का ट्रांसफर वन स्टेप टू अदर स्टेप में करते रहते हैं, है ना। वो क्या कहलाते हैं भैया? अपघटक। क्या कहलाएंगे? अपघटक कहलाते हैं। क्लियर हुआ? वो क्या कहलाएंगे? अपघटक कहलाएंगे। तो देखिए, वन क्षेत्र लिया जाए तो वन क्षेत्र में उत्पादक की संख्या अधिक, उपभोक्ता उनसे कम, अपघटक उनसे भी कम। क्लियर हुआ? इतनी बातें समझ में आई? चलिए इसको नोट डाउन करिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जितनी चीज़ें हम बताएं भैया यहाँ पर, इसको नोट डाउन करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने भैया स्थल का बताया। किसका बताया भैया? स्थल का बताया। यहीं पर आप घास का भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? घास क्षेत्र का भी ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा।
है ना। इसको बना लीजिएगा, नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली बात कीजिए भैया, तो अगला आता है जली। कौन सा आता है भैया? जली आता है। चलिए जली को भी देख लेते हैं, नोट करिए, उसको बनाइएगा भैया, फिगर आउट जरूर करिएगा आप, साथ में आप लोग फिगर आउट जरूर करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। और आप लोग कमेंट करके बताते रहिए कि ऐसी कोई चीज़ जो समझ में ना आ रही हो उसको तुरंत बताएंगे। कुछ भी अगर समझ में नहीं आता भी तुरंत पूछिए। चलिए अगला देखते हैं जली। जली में भैया हम ले लेते हैं कौन से? तालाब का लेते हैं। किसका लेते हैं भैया? जली में हम क्या ले लेते हैं? तालाब का ले लेते हैं। अगर किसका लेते हैं भैया? जली में अगर हम किसका लेते हैं? तालाब का लेते हैं। तो देखिएगा कैसे बनेगा तालाब का। अगर आप तालाब का तंत्र देखेंगे भैया, पारिस्थितिकी देखिए कैसे बनेगा, तालाब के आधार पर देखा जाएगा इसे। ये भी कैसे बनेगा भैया? सीधा बनेगा ना। देखिए कैसे बनेगा सीधा, आइए दिखाते हैं भैया आपको। अब देखिए हमने कहा भैया जो तालाब होगा उसमें छोटे छोटे, अर्थात जो बहुत छोटे छोटे पौधे होंगे, उसमें बहुत सारे पौधे होंगे, एल्गी होगी, छोटे छोटे पौधे होंगे। उनको देखिए क्या नाम दिया गया, हमने कहा छोटे छोटे ढेर सारे इसमें पौधे होंगे, छोटे छोटे ढेर सारे। इस तरह से देखिए उत्पादक ढेर सारे होंगे। ये क्या होंगे भैया? उत्पादक ढेर सारे होंगे। इन्हें नाम क्या दिया गया? इन्हें नाम दिया गया भैया डाइएटम्स या फाइटोप्लैंक्टन्स। क्या नाम दिया गया? इन्हें एक अलग नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया भैया? फाइटोप्लैंक्टन्स। इसको इरेज कर दें इधर का। फाइटोप्लैंक्टन्स या इसको क्या बोलते हैं भैया? डाइएटम्स। क्या बोलेंगे? डाइएटम्स बोला जाता है। दोनों नाम याद रखिएगा भैया, फाइटोप्लैंक्टन्स और डाइएटम्स। किसे बोलते हैं? जो जलीय भाग में पाए जाने वाले छोटे छोटे, अर्थात जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बना ले, वही क्या आते हैं भैया? इसमें आते हैं। डाइएटम्स या फाइटोप्लैंक्टन्स बोला जाता है उनको। अब इसके बाद भैया जो उपभोक्ता होंगे इनकी संख्या इनसे कम होगी, यही तो होगा। इनकी संख्या क्या होगी? इनसे कम होगी। कुछ छोटी मछलियाँ होंगी जो सीधे इसको खाती होंगी, वो शाकाहारी में आएंगी। कुछ वह मछलियाँ होंगी इनसे बड़ी जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते होंगे, और कुछ सर्वोच्च जो उच्च मांसाहारी वाली मछलियाँ हैं वो किस में आएंगी? जो सारी मछलियों खा जाती होंगी, है ना, वो किस में आएंगी? तृतीयक में आएंगी। इनकी संख्या इनसे कम होगी, उत्पादक से कम होगी। और जो उपभोक्ता अपघटक होंगे भैया, इनकी संख्या इनसे भी कम होगी। भाई जो कवक जीवाणु कितने होंगे? बिल्कुल बहुत कम होंगे उसमें, तो किस में आएंगे भैया? अपघटक में आएंगे। तो आप देखिए भैया तालाब का भी कैसा बना? सीधा बना। इधर आपने देखा वन और घास का भी कैसा बना था भैया? सीधा बना था। तो इसको भी वहीं पर आप लोग पॉइंट आउट करिएगा और साथ में फिगर बना लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट करिएगा भैया, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए इरेज करते हैं। अब देखिए यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है भैया, जैसे पूछेगा कि एक वृक्ष का पिरामिड संख्या के आधार पर, एक वृक्ष का पिरामिड कैसे बनेगा? संख्या के आधार पर एक वृक्ष का पिरामिड कैसे बनेगा? तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। संख्या के आधार पर एक वृक्ष का पिरामिड कैसे बनेगा? आइए हम देखते हैं उसको कैसे बनेगा। चलिए संख्या के आधार पर देखिए कैसे बनेगा एक वृक्ष का पिरामिड। एक वृक्ष का पिरामिड कैसे बनेगा आइए हम देखते हैं भैया। अब देखिए भैया संख्या की बात की गई ना, और आपने क्या कहा? सिर्फ एक वृक्ष की बात की। अब जरा सोचिए अगर वृक्ष एक है तो पिरामिड कैसा बनेगा? पिरामिड तब तो उल्टा हो जाएगा भाई, इन्वर्ट हो जाएगा ना पिरामिड। तो देखिए पिरामिड इन्वर्ट हो गया भैया, क्योंकि संख्या के आधार पे आपने कहा एक वृक्ष का। अब वृक्ष क्या उत्पादक है, और हमने कई बार बताया, देखिए भैया हमने पहली क्लास में आपको बताया था, जब भी हम समझा रहे थे आपको, हमने कहा था उत्पादक को हमेशा नीचे ही रखेंगे, उत्पादक को कभी बीच में ऊपर लेके नहीं जाना है। उत्पादक कहाँ रहेगा? हमेशा नीचे रहेगा। क्लियर हुआ? तो ये क्या भैया उत्पादक, और उत्पादक में है क्या? एक वृक्ष। उत्पादक में क्या भैया? एक वृक्ष है ना। उसके बाद दूसरा क्या भैया? उपभोक्ता। अब भाई एक वृक्ष है, उस पर जो छोटे छोटे जीव होंगे जो इनके फल को, इनकी पत्तियों को, अन्य चीज़ों खा रहे होंगे, इनकी संख्या इनसे ज़्यादा होगी। भाई वृक्ष तो एक ही है संख्या के आधार पर, तो एक वृक्ष उसके ऊपर छोटे छोटे जीव उनसे ज़्यादा, और जो अपघटक होंगे कवक और जीवाणु वो इनसे कहीं ज़्यादा, इनकी संख्या इनसे ज़्यादा होगी।
है ना? क्लियर हुआ यहाँ तक? तो अगर हमसे पूछा जाए भैया कि एक वृक्ष का पिरामिड संख्या के आधार पर कैसा बनता है, तो कैसा बनता भैया? हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा। कैसा बनेगा? उल्टा। भाई इन्वर्ट हो गया, देखिए ना, उल्टा बन गया। क्लियर हुआ? चलिए इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो ऐसे नोट करके नीचे लिख लीजिएगा भैया कि संख्या के आधार पर एक वृक्ष का पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है, और ये फिगर आउट कर लीजिएगा इसको। चलिए नोट डाउन करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। जीना 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 थोड़ा खुला मैं तेरी चुनरिया लहराई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने संख्या के आधार पर देख लिया ना भैया। अब अगला देखिए दूसरा कौन सा भैया? दूसरा कौन सा डिफाइन करते हैं? दूसरा बताते हैं भैया जीव भार के आधार पर। किसके आधार पर भैया? जीव भार के आधार पर। जीव भार के आधार पर, है ना? अब जीव भार के आधार पर अगर पिरामिड को देखा जाए तो इसमें भी वही डिफिनेशन हम लिखेंगे कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जब उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक को उनके भार के आधार पर देखा जाए तो वहां पर कौन सा पिरामिड बनेगा भैया? जीव भार के आधार पर बनेगा। क्लियर हुआ? अब देखिए इसमें क्या होता है जीव भार के आधार पर। जीव भार के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए भैया तो जीव भार के आधार पर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा हमेशा, जीव भार के आधार पर जो स्थलीय पिरामिड होता है, कौन सा भैया? स्थलीय पिरामिड कैसा बनेगा? सीधा। स्थलीय पिरामिड कैसा बनेगा भैया? सीधा। जैसे क्या क्या आएगा भैया? हमने कहा वन, घास स्थल। वन घास का मतलब स्थलीय जितना भी आप जानते हैं, स्थलीय हमेशा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। चाहे आप एक वृक्ष का ले लेंगे, चाहे किसी का भी ले लेंगे, स्थलीय कैसा बनेगा भैया? हमेशा सीधा बनेगा। और जो जलीय होगा वो कैसा बनेगा भैया? जलीय हमेशा कैसा बनेगा? जलीय पिरामिड हमेशा कैसा बनेगा भैया? उल्टा बनेगा, है ना? चाहे तालाब, नदी, कुछ भी ले लीजिए आप, तालाब, झील, आप कुछ भी ले लेंगे, ठीक है? वो कैसा बनेगा भैया? हमेशा उल्टा बनेगा। इसको नोट कर लीजिएगा आप, है ना? नोट करिए जल्दी से, बिल्कुल सब लोग नोट करिए जल्दी से। क्लियर हो रहा ना भैया सब? अगर आपने कहा कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिए, और धीरे बोलते हैं। चलिए इरेज कर दें भैया। लिखिए भैया। चलिए इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब इसका भी देखिए एक फिगर देख लेते हैं भैया कैसे बनेगा, ये फिगर आउट कर ही लेते हैं। तो देखिए हमने कहा भैया स्थल की बात की जाए तो स्थल में आप कुछ भी ले सकते हैं, स्थल में आप कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, और बना लीजिए फिगर। देखिए कैसे बनेगा, ये देखिए स्थल का कैसा बनेगा? हमेशा सीधा बनेगा। आप कुछ भी ले लेंगे भैया। अब देखिए इसमें कुछ भी आप ले लीजिए, स्थल का आप एक वृक्ष ही ले लीजिए, आप स्थल में एक वृक्ष ही ले लीजिए भाई। आपने जीव भार के आधार पे करना है ना भैया आपको, तो जीव भार के आधार पे वृक्ष का भार तो ज़्यादा होगा, और वृक्ष है क्या? उत्पादक। वृक्ष क्या है? उत्पादक है, तो भार तो उसका ज़्यादा होगा। अब जो उस पर भैया लगे, जो बैठे हुए उपभोक्ता होंगे उनका भार तो इससे कम होगा वृक्ष से, है ना? और जो अपघटक होंगे इनका भार इनसे भी कम होगा, यही तो होगा। क्लियर हुआ? चलिए ये तो रहा किसके आधार भैया? ये रहा किसके आधार पर भैया? स्थल के आधार पर। अगला जल वाला देख लीजिए आप। चलिए जल की बात देखिए की जाए अगर आपसे। अच्छा जल का तो उल्टा बनता है, हमने तो सीधा कर दिया। चलिए जल वाला देखिएगा भैया। अब जीव भार के आधार पर हम जलीय देखते हैं। किसका देखते हैं भैया? जलीय देखते हैं। अब जरा सोचिए, उसमें हमने अभी बताया था कि जल में जो छोटे छोटे उत्पादक होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है भैया? फाइटोप्लैंक्टन्स। क्या बोला जाता है भैया? ये उत्पादक होते हैं, और इन्हें क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स। क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स, यही तो बोलते हैं भैया।
अब जरा सोचिए, जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, अब ये तो संख्या में ज़्यादा होते हैं, लेकिन भार देखा जाए तो छोटे छोटे ना भैया, भार इनका कहीं कम होता है। तो आप जीव भार के आधार पर डिफाइन कर रहे हैं ना इसको, तो जीव भार के आधार पर जो जलीय तंत्र होता है वो कैसा बनेगा भी, देखिए उल्टा बनेगा। उत्पादक का भार कम होगा, जो उपभोक्ता होंगे इनसे अधिक होगा, उपभोक्ता का क्या होगा, इनसे अधिक होगा, ये तो होगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमको समझने में दिक्कत होती है। अब आप ये कहेंगे सर तो अब घटक तो उनसे भी उनका भार कम होता होगा, बिल्कुल कम होता है, लेकिन हम इसको दर्शाएंगे ऐसे ही, बिल्कुल कम होता है भैया। लेकिन ये बनेगा कैसे, अगर इसको वाकई में अगर हमको देखना भी तो ऐसे फिगर आउट होगा। ये कैसे बनेगा भी, ऐसे फिगर आउट होगा, ये समझ पा रहे हैं, ऐसे बनेगा ये, ठीक है। लेकिन फिर भी बना कैसे, उल्टा ही तो बना, क्योंकि भैया इनका भार तो बहुत कम है, समझ पा रहे हैं, इनका भार बहुत कम है, इनका भार उनसे ज़्यादा है, तो इसलिए इसको बनाएंगे कैसे भैया हम, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उल्टा पिरामिड बोला जाता है। कैसा पिरामिड बना भैया, ये उल्टा बना, ठीक है। ये बीच वाला उपभोक्ता वाला भी ये बढ़ जाएगा, कॉलम बढ़ जाता है ना। लेकिन समझने के लिए, फिगर आउट करने के लिए हम इसको नहीं बताते हैं, कितना निकाल देते हैं, बता देते हैं, देखिए उल्टा बन गया, इधर देखिए सीधा बन गया, क्लियर हुआ। ये क्या होता है भैया, अपघटक होता है। इसमें कवक जीवाणु जो आते हैं ना, वही सब होंगे अपघटक में, है ना, क्लियर हुआ। चलिए, तो बात रही भैया किसकी, इसको भी फिगर आउट कर लीजिएगा। जीव भार के आधार पर तंत्र, लास्ट देखिएगा, लास्ट वाला भी इंपॉर्टेंट है। हमने कहा भी एनवायरनमेंट जितना आप पढ़ेंगे सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस आप लोग लाइव ने कहा ना आते ही नहीं है, पता नहीं क्या आदत है। हमने आपसे पूछा भी भैया अगर दिक्कत हो रही है पढ़ने में तो बताइए कहाँ दिक्कत हो रही है। अब ना तो बताएंगे ना तो पढ़ेंगे, है ना। लॉकडाउन का भरपूर मज़ा ले रहे हैं आप लोग घर पे बैठ के, कुछ लोग तो आते हैं, कुछ लोग मज़ा ही ले रहे हैं घर पे रह के। चलिए नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। इरेज करते हैं भैया इसको, चलिए इरेज करते हैं। अब तीसरा देखते हैं, इसका लास्ट टॉपिक, इसका लास्ट टॉपिक, लेकिन आज का लास्ट नहीं, अभी इसका लास्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए लास्ट है भैया, कौन सा इसका तीसरा पॉइंट कौन सा है, देखिए तीसरा पॉइंट कहता है भैया ऊर्जा के आधार पर, किसके आधार पर भैया, ऊर्जा के आधार पर। ऊर्जा के आधार पर, और इस तंत्र का, पारिस्थितिकी तंत्र का, या कुछ भी पूछ लिया जाए, पारिस्थितिकी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन होता है, मुख्य स्रोत क्या होगा भैया, सूर्य, ये बताया गया था ना, मुख्य स्रोत क्या होगा भैया, सूर्य, अर्थात सूर्य का प्रकाशित होगा, ठीक। अब देखिए इसकी बात की जाए भैया ऊर्जा के आधार पर, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लिंडेमान, क्या नाम था भैया, लिंडेमान साहब, क्या नाम था, लिंडेमान साहब। लिंडेमान साहब ने बताया, क्या बताया, उन्होंने कहा भैया कि जब ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र में किसी भी, चाहे आप जलीय स्थलीय किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जब एक स्तर से दूसरे स्तर में होता है तो कितना होता है, मात्र 10% ही होता है। कितना होता है, मात्र 10%। हमने कहा कि ऊर्जा का प्रवाह एक स्तर से, ऊर्जा का प्रवाह एक स्तर से दूसरे स्तर में, एक स्तर से दूसरे स्तर में मात्र 10% ही होता है, मात्र 10% ही होता है ना। अब यहाँ से देखिए हमको भी, अगर आप थोड़ा सा सोच पा रहे होंगे तो हमको देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आंसर और मिल गया। अगर हमसे पूछा जाए कि 10% का नियम किसने दिया था, 10% का नियम किसने दिया था, लिंडेमान साहब ने दिया था। ये 10% का नियम है क्या, कि जब हम उत्पादक से, कहाँ भैया, जब हम उत्पादक से उपभोक्ता में जाएंगे तो यहाँ से ऊर्जा कितनी पहुँचेगी, यहाँ पर 10%, और जब उपभोक्ता से अपघटक में जाएंगे तो कितनी पहुँचेगी भैया, 10, इसका 10%, इसका 10%। तो यहाँ से हमको एक चीज़ और समझ में आया, अगर हमसे पूछा जाए कि जो
ये स्तर बताए गए उत्पादक, उपभोक्ता और घटक। पूछा जाए भैया ये लोग ऊर्जा का कितना उपभोग कर लेते हैं, मतलब कितनी ऊर्जा अपनी क्रियाओं में समाप्त कर देते हैं। तो देखिए 10% तो जा रहा ना भैया अगली पीढ़ी में, मतलब अगले स्तर में कितना, जब 10% तो जा रहा तो कितना भैया यूटिलाइजेशन कितना कर लेते हैं लोग, 90% का। अर्थात 90% ऊर्जा ये लोग अपनी अन्य क्रियाएं करने में समाप्त कर देते हैं, और अगले स्तर में कितना ट्रांसफ़र कर पाते हैं, मात्र 10% ही कर पाते हैं। समझ में आया इतना? चलिए इसको नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिएगा, फिर इसको फिगर आउट करके आपको समझाते हैं। और देखिएगा भैया इसमें पूछा जाए, नोट करिए, फिर बता रहे हैं, नोट करिएगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जल्दी नोट करिए भैया, हो गया नोट, बढ़ा जाए आगे। बढ़ जाए आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अब आगे बढ़ के हम लोग क्या देखते हैं, इरेज कर देते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाए भैया ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा बनता है, तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा बनेगा भैया, इसका पिरामिड हमेशा कैसा बनता है, हमेशा कैसा बनेगा भैया, हमेशा सीधा। कैसा बनेगा, हमेशा सीधा बनता है। क्लियर हुआ? कैसे बनेगा, हमेशा सीधा बनता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखिए फिगर आउट करके हम लोग समझते हैं इसको, ध्यान से देखते चलिएगा। ये देखिए क्या भैया, उत्पादक। अब देखिए इसको समझने के लिए एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए अब किसी के घर में कई बच्चे हैं, गार्जियन आए, शाम को गार्जियन कहीं से आए बाहर से, अब उन्होंने क्या किया, एक पैकेट बिस्किट पार्ले जी का जो सामने बच्चा देखा उसको पकड़ा दिया, उन्होंने उसको दे दिया। अब थोड़ी देर के लिए आप उसको क्या मान लीजिए भाई, उत्पादक। उसको क्या मान लीजिए, उत्पादक। अब उसके पास कितने बिस्किट हैं, मतलब अगर बिस्किट को भैया परसेंटेज के आधार पर अगर हम देखना चाहें तो उसके पास तो 100% है भाई, पूरा तो वही ले लिया है ना, पूरा वही ले लिया, तो कितने हो गए उसके पास, 100% हो गए। अब वो चाहे तो अगले को कम ही तो देगा, बराबर दे सकता है या कम दे सकता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या भैया कि जो उत्पादक होते हैं वो कितनी परसेंट ऊर्जा बनाएंगे, 100% ऊर्जा बनाएंगे। अब ये जब उपभोक्ता में ट्रांसफ़र करेंगे, किसमें करेंगे, उपभोक्ता में ट्रांसफ़र करेंगे तो 100 का कितना करेंगे, 10% करेंगे, है ना। 100 का कितना करेंगे भैया, 10% ही तो करेंगे। कट गया, कितना बचा, 10। भाई इन्होंने 100 बनाया था, 100%, इनको कितना दे दिया, इनके पास कितना पहुंच गया, 10%। समझ में आ रहा? अब अगली पीढ़ी में जब अब घटक में जाएगा, अगले स्तर में अब घटक में जाएगा, देखिए 10 बचा ना, 10% बचा यहाँ पे। अब 10 का 10% निकालेंगे हम, कैंसिल आउट हुआ, कितना बचा, 1%। समझ पा रहे हैं? अर्थात जो उत्पादक है उसने कितनी ऊर्जा बनाई थी, 100% ऊर्जा बनाई थी। उपभोक्ता को कितना मिला, 10% मिला। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमने अभी बताया कि लिंडमान साहब ने कहा कि एक स्तर से जब ऊर्जा दूसरे स्तर में जाती है, कितनी जाती है, मात्र 10% ही जाती है। क्लियर हुआ? तो इसका 10% 10 हो जाएगा, इसका 10% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको भी आप लोग फिगर आउट करके बना लीजिएगा, और कहीं अगर ना समझ में आया हो तो तुरंत पूछ लीजिएगा। ये 3 पॉइंट आपको बताए गए भी, लेकिन तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। बनाइए जल्दी से भी आप लोग, जल्दी करिए। जल्दी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें और बताते हैं आपको।
दिल कह रहा है तुझसे मेरी सी जो तेरी धड़कन जो दिल क्यों ये मेरा शोर करे इधर नहीं उधर नहीं तेरी सोच है वो दिल क्यों मेरा शोर करे। चलिए अगला पॉइंट अब देखिए क्या आता है भाई, अगले हेडिंग क्या आती है, मैंने की स्टोन प्रजाति किसे कहते हैं। कई बार भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हायर लेवल का जितना एग्जाम होता है उसमें अधिकतर पूछ ही ले जाता है ना। तो देखिए भैया हेडिंग क्या आपकी, की स्टोन प्रजाति, मतलब की स्टोन प्रजाति कहते किसे हैं। तो देखिए किसे कहते हैं भैया, है ना। अब किसे कहेंगे, कोई भी प्रजाति जो अपने आसपास की पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय दशा और जलवायु को पर्याप्त मात्रा में प्रभावित या नियंत्रित करे। किसे कहेंगे भाई, हमने कहा कोई भी प्रजाति जो अपने आसपास की पारिस्थितिकी, है ना, हमने कहा भैया कोई भी प्रजाति हो जो अपने आसपास की पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय दशा को प्रभावित या नियंत्रित करे, उसे क्या बोलेंगे भाई, की स्टोन प्रजाति। तो देखिए हमने क्या बताया, हमने कहा भैया कोई भी, है ना, कोई भी प्रजाति हो, चाहे कोई भी प्रजाति हो, कोई भी जाति हो, कोई भी प्रजाति, कोई भी प्रजाति जो, कोई भी प्रजाति जो अपने आसपास ना, आसपास के पारिस्थितिकीय तथा पर्यावरणीय दशा को प्रभावित या क्या करे, प्रभावित या नियंत्रित करे, प्रभावित या नियंत्रित करे, उसे क्या बोलेंगे भैया, उसे हम बोलेंगे क्या, की स्टोन प्रजाति। अब हमसे पूछ सकता है कि की स्टोन प्रजाति कहेंगे किसे, फिर हम आइए देखते हैं किसे कहेंगे की स्टोन प्रजाति। अब देखिए किसे कहेंगे भैया की स्टोन प्रजाति, जैसे आपने सुना होगा ना भाई, राइजोबियम का नाम सुना होगा, राइजोबियम, है ना भैया, राइजोबियम जो जिसे क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु भी बोला जाता है ना राइजोबियम, ठीक है। तो हमने कहा कि राइजोबियम की बात करता क्या है, ये जितने भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण ये जीवाणु होते हैं वो सब किस में आएंगे, की स्टोन प्रजाति में ही आते हैं लगभग। अब ये करता क्या, हमने कहा कि जो इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन है ना, जो इन्वायरमेंट की, जो वातावरण की नाइट्रोजन है, वातावरण के नाइट्रोजन को किस में बदल देता है भैया, नाइट्रेट में। किस में बदल देता है भैया, नाइट्रेट में बदल देता है। ये तो होता है NO3-, इसमें बदल देगा नाइट्रेट में, NO3- बदल देता है। और यही नाइट्रेट पेड़ पौधे ग्रहण कर पाते हैं। ये क्या कहते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं भैया, ग्रहण करते हैं। समझ पा रहे हैं, पेड़ पौधे सीधे नाइट्रोजन को नहीं ले पाते हैं, वो किस रूप में लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। इनको बदलने का काम कौन करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया, अर्थात नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया इसे बदलेंगे उसमें। इसमें आते कौन कौन से हैं, हमने कहा राइजोबियम, और क्या आता भैया, राइजोबियम आता है, इसके कई नाम है, थोड़ा सा बताते हैं, जैसे आता है तुरंत बताते हैं, बाकी आप लोग इसको नोट करिएगा कि स्टोन प्रजाति किसे कहते हैं, इसको नोट करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया भैया, नोट हुआ तो आगे बढ़ें फिर।
चलिए, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, इरेज करते हैं इसको। इसमें आगे क्या क्या भाई, देखिए राइजोबियम बताया ना हमने, राइजोबियम और मिस हो रहा थोड़ा सा, बाकी नाम तो 4-5 हैं इसके, 4-5 नाम याद थे, अभी थोड़ा सा मिस हो रहा। चलिए, है ना। कुछ साइनोबैक्टीरिया भी है जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, थोड़ा सा और कुछ देखते हैं इसमें हम। अब देखिए यहाँ से कई पॉइंट्स हमसे पूछे जाते हैं ना, पारिस्थितिकी और तंत्र से कई पॉइंट पूछे जाते हैं। जैसे हैं क्या क्या भैया, कौन कौन से पॉइंट हैं। अब जैसे हमसे पूछेगा भैया कि जो ऊर्जा का प्रवाह है वो कैसा होता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है भैया, एक दिशीय। कैसा होगा, हमेशा एक दिशीय होगा। ऊर्जा का प्रवाह कैसा होगा, ऊर्जा का प्रवाह कैसा होगा भैया, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। कैसा होता है भैया, एक दिशीय होता है। समझ में आया, एक दिशीय होता है। अगले पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़े भैया, नोट करते चलिएगा साथ साथ में, 2-4 पॉइंट जो आपको मिल रहे हैं भैया नोट करते चलिएगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़े तो हमसे पूछते हैं तत्वों का चक्रण कैसे होता है। पूछेगा भैया कि इस तंत्र में तत्वों का चक्रण कैसा होता है, उसे क्या नाम दिया गया। तो तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। क्लियर हुआ। तो नोट करिएगा दोनों पॉइंट। हमने कहा ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, एक दिशीय होता है। तत्वों के चक्रों को क्या कहते हैं भैया, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। क्लियर हुआ। चलिए तो 2-4 पॉइंट, 2-3 पॉइंट हम और लिखेंगे, उसके बाद हम ओवर करते हैं क्लास को, ठीक है। चलिए 2-3 पॉइंट और लिखते हैं भैया। अब देखिए हमसे पूछा जाता है भैया कि सबसे अस्थाई और सबसे बड़ा, सबसे अस्थाई और सबसे बड़ा, हमने कहा सबसे स्थायी और सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है। सबसे अस्थाई और सबसे बड़ा तंत्र कौन सा होता है भैया, देखिए कौन सा होता है। सागर महासागर कौन सा होगा, सागर महासागर होंगे, है ना। और होते कैसे भी, इनका जल कैसे होता है, लवणीय जल होता है। कैसा होता है, लवणीय जल होता है। तो अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अस्थाई और सबसे बड़ा जो तंत्र है वो किस उसका जल कैसा होता है, लवणीय जल होता है, फ्रेश वाटर नहीं होता भैया। कैसा होता है, लवणीय जल होता है। अगला पूछा जाए भैया कि सबसे छोटा तंत्र कौन सा होता है, सबसे छोटा कौन सा होता है भैया। तो छोटा कौन सा होगा, वर्षा की बूंद। कौन सी होगी, वर्षा की बूंद। कौन सी होगी, वर्षा की बूंद होती है। अगर पूछे भैया सबसे बड़ा कृत्रिम, क्या पूछे भैया, कृत्रिम सबसे बड़ा कौन सा होता है, कृत्रिम सबसे बड़ा, कृत्रिम सबसे बड़ा कौन सा होता है। तो देखिए कौन सा होता है कृत्रिम सबसे बड़ा, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम भी धान का खेत। कौन सा होता है, धान का खेत। क्लियर हुआ। तो कृत्रिम सबसे बड़ा कौन सा होता है, धान का खेत। लास्ट पॉइंट भैया, सबसे छोटा कृत्रिम कौन सा होता है। तो सबसे छोटा कृत्रिम कौन सा होगा, कृत्रिम भैया सबसे छोटा कौन सा होगा, छोटा, उसका नाम क्या भैया, एक्वेरियम। क्या नाम है, एक्वेरियम, है ना भाई। वो मानव निर्मित ही तो है, वो कृत्रिम ही तो है जो मानव कहीं ना कहीं रख लेता है। आप देखते ना, छोटी छोटी सुंदर सुंदर मछलियाँ छोटे छोटे डिब्बे में, बड़े डिब्बे में लोग रख लेते हैं उसको अपने ऑफिस में, घर में। तो भैया कृत्रिम होता है। और सबसे छोटा एक्वेरियम, सबसे बड़ा कौन सा होता है भैया, धान का खेत। धान के खेत में कौन सी गैस पाई जाती है भैया, मेथेन। कौन सी गैस होती है, CH4 मेथेन होती है। जहाँ भी दलदल होगा वहाँ कौन सी गैस पाई जाती है, मेथेन पाई जाती है। तो आज की क्लास में यहीं तक। अगले टॉपिक के साथ अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिए, और कहीं कोई भी कमी होती तो कमेंट करके हमको बताते रहिए। धन्यवाद।